welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. In my previous video tutorial, I took a small problem involving two jobs processed on two machines M1 and M2 in the order of M1 and M2 with the help of Gantt chart. जैसा कि हमने कहा था इंट्रोडक्टरी पोर्शन में भी कहा और पहले भी बोला कि गैंट चार्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं. When n number of or more than two jobs in large number are to be processed on two machines M1 and M2 in either of the orders M1 and M2 or M2 and M1, then we apply Johnson's rule. जॉनसन्स रूल का डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं. कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम आपको आज यहाँ पर बताते हैं. ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द जॉब इन एन ऑप्टिमल मैनर, जिससे कि हमारा टोटल इलैप्स टाइम कम हो और आइडल टाइम भी मशीन्स का कम हो. अब मान लीजिए जॉब्स यहाँ पर हैं, से 1 2 3 4 5 6 जॉब्स आर देयर, जिनके की ड्यूरेशंस आवर्स में बेसिकली 7 hours 3 hours एंड द लाइक आर गिवन ऑन डिफरेंट मशीन्स M1 एंड M2. तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले इनकी हम सीक्वेंसिंग निर्धारित कर लेंगे. सीक्वेंसिंग निर्धारित करने के लिए सब बहुत ही इजी तरीका है, हम आपको बताते हैं. यही मेन चीज़ है. उसके बाद तो हम कैलकुलेट कर लेंगे किस पर्टिकुलर मशीन पर कौन सा जॉब जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर निर्धारित करना है कि इस जॉब का सीक्वेंस क्या होगा. तो जॉब के सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मशीन हमारी जैसे M1 एंड M2 है, तो M1 मशीन को हम एज्यूम करते हैं कि ये राइट साइड में है एंड M2 मशीन इज ऑन M1 मशीन इज ऑन लेफ्ट साइड. अपने से हम लेफ्ट साइड लिखते हैं एंड M2 मशीन्स पर जो जॉब्स जाएंगी उनको हम राइट साइड में लिखेंगे. इस तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे. अगेन हम अभी एक सीक्वेंस लिखेंगे इन सभी जॉब्स का 1 2 3 4 5 6. हम ये करेंगे कि जो जॉब्स M1 पर परफॉर्म होंगी पहले उनको हम लेफ्ट साइड में, और जो जॉब्स M2 पर परफॉर्म होंगी उनको राइट साइड में. कैसे? हम ये देखेंगे कि जितने भी जॉब्स हैं आउट ऑफ 6, इन सभी जॉब्स का उनमें से लीस्ट ड्यूरेशन किस जॉब का है, और वो लीस्ट ड्यूरेशन मतलब यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर पर जाएंगे फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लो टू हाई मीन्स फ्रॉम लीस्ट टू हायर नंबर्स. सो लीस्ट ड्यूरेशन हमारा अगर यहाँ देखें M2 का है. M2 का मतलब कि ये जॉब सबसे पहले हमें राइट साइड में, यानी कि ये हमारे सीक्वेंस का एक्सट्रीम राइट जॉब होगा 6, बिकॉज जॉब नंबर 6 का लीस्ट ड्यूरेशन हमारा M2 पर है. तो इसका मतलब ये जो भी सीक्वेंस बनेगा उसमें से एक्सट्रीम राइट हमारा जॉब 6 होगा. कंफ्यूजन ना हो, या तो यहाँ पर आप एक टिक लगा दें या तो ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं, जिससे कि इसको दोबारा कंसिडर आपको ना करना पड़े. Now after 1, that is higher number is 2. So 2 means job 3 is to be processed on machine M2. तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब 3, अभी हमारा सीक्वेंस बन गया, जॉब 3 हमारा प्रोसेस होगा M1 पर. तो M1 के लिए हमने लेफ्ट रखा, M2 के लिए राइट रखा. अब जो हायर नंबर्स होंगे उनको हम इन बिटवीन सीक्वेंस बनाते रहेंगे, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो. तो M3 को भी हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं या टिक लगा सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो. आफ्टर 2 देन कम्स सी हियर 3 कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 3 कहाँ आ रहा है? M2 पर. इसका मतलब जॉब M1 का सीक्वेंस अब इसके जस्ट पहले होगा. राइट से हम चलेंगे तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे. तो दैट मीन्स ये जॉब हमने ओके कर दिया. 3 के बाद then comes 4. 4 is M1 here and 4 here. All right. So 4 means job 2 to be performed on M1. तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में होगा, ये आपका हो गया. एंड जॉब 5
टू बी परफॉर्म ऑन M2। तो यहाँ पर जॉब 5 आएगा। इस तरीके से ये हमने दोनों एलिमिनेट कर दिए। आप लाइन खींच सकते हैं या टिक कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब जो जॉब बचेगा इसके बीच में आएगा। सो हियर से एंड वैसे भी 4 के बाद नेक्स्ट ड्यूरेशन 5 का आता है, तो 5 ड्यूरेशन का यहाँ पर, इसका मतलब जॉब 4 है। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। दैट्स हाउ हम जो हमारे जॉब्स हैं डिफरेंट मशीन्स M1 एंड M2, M1 और M2 के ऑर्डर पर में, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बहुत जरूरी है, ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा। तो M1 एंड M2 ऑर्डर पर हम इन जॉब्स को इस सीक्वेंस में परफॉर्म कराएंगे। का मतलब 1 2 3 4 5 6 के सीक्वेंस में नहीं, बल्कि 3 2 4 5 1 6 के सीक्वेंस में। अब इस सीक्वेंस में अगर हमें कराना है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे टोटल elapsed टाइम क्या है, और वहां पर हम ST, जैसे कि हमने जॉब्स के लिए पहले सीक्वेंस ले लेते हैं 3 2 4, मान लीजिए 3 2 4 5 1 6, ये हमारा जॉब का सीक्वेंस हुआ। अब हम एक्रोनिम्स आपको यहाँ पर बता देते हैं। ST, दैट इज हियर ST मीन्स स्टार्ट टाइम, PT, that is processing time, and ET, that is end time of the job। सबका ड्यूरेशन यहां पर हमें दिया हुआ है। अब हम लेते हैं दो मशीन्स हमें ऑर्डर में M1 एंड M2, यानी कि जो जॉब, जैसे जॉब नंबर 3 से पहले शुरू होगा। अब जॉब नंबर 3 पहले मशीन M1 पर जाएगा, देन इट विल गो ऑन टू मशीन M2। तो अब मशीन जॉब नंबर 3 मशीन M1 पर 2 आवर्स के लिए है। तो इसके लिए स्टार्टिंग टाइम हमारा 0 होगा, प्रोसेसिंग टाइम इज 2 एंड एंड टाइम इज 2 + 0, दैट इज 2। अब ये जॉब मशीन M2 पर जाएगा। अब M2 के लिए, क्योंकि 2 आवर्स तक वेट किया, तो M2 के लिए स्टार्टिंग टाइम 2, प्रोसेसिंग टाइम 6, सो हियर एंड टाइम 6 + 2, that is 8। That's how we make the tabular statement and calculation of the processing times of different jobs on the two machines M1 and M2। Now let us take job 2, that is in sequence। So 4 आवर्स का ड्यूरेशन M1 पर है। इसका मतलब M1 जब खाली होगा तभी, तो M1 तो भी एंगेज है 2 आवर्स के लिए। इसका मतलब इसके लिए स्टार्टिंग टाइम 2 आवर्स एंड फॉर जॉब 2 स्टार्टिंग टाइम 2 आवर्स, प्रोसेसिंग टाइम 4, so that is end time 6। Now for machine M2 8 hours, बट यहां पर आप देखें तो मशीन यहां पर 6 आवर्स में जॉब सेकेंड खाली है, बट मशीन खाली नहीं है। तो अब इसके लिए स्टार्टिंग टाइम यहां पर 8 हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम इज 8, बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम 8 दिया हुआ है। 8 + 8 16। अगेन जॉब 4 के लिए स्टार्टिंग टाइम इज 6, ड्यूरेशन ऑफ द जॉब इज 5, तो 6 + 5 11। अब यहां पर ये मशीन M2 खाली नहीं है, तो इसके लिए 16 स्टार्टिंग टाइम होगा। ड्यूरेशन ऑफ द जॉब 4 ऑन मशीन M2 is 6, so here it is 22। Then next job 5 के लिए मशीन पर ड्यूरेशन 9 आवर्स है, तो स्टार्टिंग टाइम इसके लिए 11 होगा, प्रोसेसिंग टाइम इज 9, so here total end time means total processing time is 20, but here machine M2 is not free, so starting time इसके लिए 22 हो जाएगा, और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द जॉब that is 4, so here it is 26। Now job 1, so here starting time is 20, duration is 7, so total is 27। Now this time
मशीन M2 को वेट करना पड़ रहा है क्योंकि इसके लिए स्टार्टिंग टाइम जॉब्स 1 के लिए एंड टाइम 27 है, तो अब इसके लिए स्टार्टिंग टाइम 27 हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ दिस इज 3, so here it is 30 hours. Now next is 6th, starting time 27, duration of the activity that is 1, so here 28. Now it is 30, again machine M2 is waiting for 2 hours, so here it is 30. Starting time that is for job 6 it was not wrongly written here. Duration of the job 6 is 8, so here 8, this is 35 and it is 30, so starting time is for on machine 2 for job 6 is 35 and duration is 1, so here it is 36. That's how इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में कंप्लीशन टाइम हर एक जॉब का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जो हमने ऑप्टिमम सीक्वेंस पहले इस रूल से निर्धारित किया है, को लेकर के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज टोटल इलैप्स्ड टाइम। टोटल इलैप्स्ड टाइम मतलब इस पूरे जॉब्स को 2 मशीन्स पर प्रोसेस कराने के लिए मिनिमम 36 आवर्स चाहिए। लेकिन इसमें आइडल टाइम भी है। अब आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? हर एक मशीन का अलग अलग आइडल टाइम होगा। तो देखिए 36 आवर्स यहाँ लगे हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग टाइम अगर हम देख लें तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम कितना है? सो हियर इट इज 2 4 2 6 5 11 11 और 9 1 10 20 और 27 8 15 35. Here processing time is 35, that is written here. And processing time here is 8 से 14 14 से 20 4 24 3 27 से 28. Here it is 28. So again 3 1 4 4 8 से 14 8 से 12 22 से 28. इसका मतलब M1 के लिए जो हमारा आइडल टाइम होगा टोटल प्लस टाइम से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. So that is 36 minus 35, that is 1 hour. For on machine M2, this is idle time, that's how we calculate. On machine M2, so this is 36 minus 28, that is 8 hours. So 8 hours हमारा idle time on machine M2, यानी M2 पर 8 घंटे के लिए खाली रहे. तो इस तरीके से हम idle time या total elapsed time जॉनसन्स रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, दैट हाउ टू प्रोसेस n जॉब्स ऑफ 2 मशीन्स. आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. थैंक यू वेरी मच.